डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। सबसे पहले हम सिर्फ एक ऊपरी एक आइडिया लेते हैं कि ये तीनों होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जजमेंट। क्या होता है जजमेंट, बताओ भाई। किसके आधारों का? आराम से समझिए। जजमेंट एक विस्तृत कला है, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरे का पूरा मामला समझ आना चाहिए। ऐसा कुछ लिखा होता है जिससे पूरा का पूरा मामला समझ आए। किसके समझ आए? कोई भी व्यक्ति, कोई भी केस कहीं कभी भी हुआ है, किसी के भी ऊपर हुआ है, मैं आपको वो पकड़ा दूं और आप उसे पढ़ के सारी कहानी समझ जाओ। क्या झगड़ा था, किन लोगों के बीच में था, किस बात के लिए था, कब हुआ, किस दिन हुआ, कितने पैसों के लिए था, जमीन के लिए था, कौन कौन लोगों ने विटनेस दिए, क्या क्या वहाँ पे झगड़े का मूल विषय था, और क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया, डिसीजन दिया, फाइनल डिसीजन दिया, और उन डिसीजंस के क्या ग्राउंड्स थे। इन्होंने जो डेफिनेशन दे रखी है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं असलियत बता रहा हूँ। जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट नाम से तो हमें क्या लग रहा है? निर्णय। निर्णय मतलब जो फाइनल जो बात कही गई वो नहीं। इसके अंदर सबसे पहले तो होता है स्टेटमेंट ऑफ केस या फैक्ट ऑफ केस। क्या लिख सकते हैं? फैक्ट ऑफ केस। सभी की सभी तथ्य, उस केस के सभी फैक्ट्स, जैसा कि ये एक प्रॉपर्टी है, ए कहता है मेरी है, बी कहता है मेरी। इनमें से ए ने बी पे केस करवाया है कि बी मेरी प्रॉपर्टी पे आके बैठ गया। सब कुछ लिखा होगा। ए कौन है, उनके पिताजी कौन है, उनके वो कहाँ रहते हैं, उनकी आयु क्या है। बी कौन है, वो कहाँ रहते हैं, आयु क्या है, क्या सरनेम है, सब कुछ लिखा होगा। क्यों मुकदमा किया, कौन से कोर्ट में किया, मुकदमे करते वक्त इन्होंने क्या बोला अपनी तरफ से, साहब मेरी जमीन थी, कब से थी, कितने वर्षों से थी, कहाँ थी। उस पे एक बी नाम के आदमी ने क्या कर लिया है, वो आ गया और वो कह रहा है मेरी है वगैरह वगैरह सब। फिर बी इसके रिप्लाई में, सर ये हमेशा से मेरी ही जमीन थी, मैं कुछ समय के लिए बाहर कमाने के लिए गया, पीछे से ए ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब ये कह रहा है मेरी है जमीन, जबकि एक्चुअल में मेरी। स्टेटमेंट या फैक्ट ऑफ द केस। उसके बाद में कोर्ट क्या डिसाइड करता है, इश्यूज। इन दोनों के बीच में झगड़ा है क्या। जितने भी झगड़े सिर्फ इसमें रहने का अधिकार मांग रहा है, इसमें से निकलने का अधिकार मांग रहा है, जमीन ही पूरी मांग रहा है, क्या बीच में झगड़ा, मूल झगड़ा क्या है, ये लिखेगा कोर्ट। किस में लिखेगा? जजमेंट। फिर दोनों तरफ से पार्टियां जो भी आई, दोनों पार्टियां ना, उनकी तरफ से जितने भी विटनेस आए, उनमें से जो रिलेवेंट विटनेस थे उन सब के एविडेंस, कौन सा विटनेस आया, क्या बोला उसने, सामने वाले ने कौन कौन से विटनेस दिए, क्या कागज वगैरह पेश किए गए, डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, सभी चीजें। फिर आता है आपका डिसीजन, आपने क्या इस पे डिसीजन बनाया। इन सारे फैक्ट्स को देख के, इन विटनेस की बातों को सुनकर, सामने मौजूद दस्तावेजों को देखने के पश्चात, पार्टीज की स्टेटमेंट लेने के पश्चात, समस्त विटनेस के एविडेंस लेने के पश्चात, जिस फाइनल आप डिसीजन पे पहुंचे हो वो डिसीजन और उनका रीजन देयर ऑफ। उस डिसीजन पे पहुंचने का आपका सीधा नहीं बोल सकता हाँ ये जमीन एक ही है। क्यों है भाई एक ही? सब कुछ लिखना पड़ेगा, चूंकि एक ही तरफ से आए हुए विटनेसेस की बातों को बी द्वारा खारिज नहीं, खंडित नहीं किया जा सका, या एक ही तरफ से जितने भी सबूत दिए गए, दस्तावेज सबूत दिए गए, उनको बी द्वारा नासाबित नहीं किया जा सका। अतः इस कारण से हम ये जमीन किसकी मान रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो जजमेंट क्या होता है, नाम पे नहीं जाइएगा। जजमेंट मतलब वो सभी बातें, हम एक नॉर्मल वर्ड में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम एकदम लॉ वर्ड में नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम नॉर्मली वो सभी चीजें जो एक केस के शुरू से लेके एंड तक आपको सब बात समझा दे। क्या फैक्ट से
थे से लेकर क्या लास्ट फाइनल जजमेंट हुआ, और उस जजमेंट के पीछे डिसीजन जो हुआ और उस डिसीजन के पीछे क्या कारण रहे, वो सब कहाँ लिखे जाते हैं? जजमेंट। क्लियर? ठीक है। दूसरा नाम ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है सर? कोर्ट केस के अंदर क्या सीधा कोर्ट एक ही बात बोलता है कि हाँ ये जमीन एक ही है? इस झगड़े के अंदर सीधा कोर्ट यही बोलता है कि जमीन एक ही है, या बीच में और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और भी बहुत सारे आदेश दिए जा सकते हैं? कोर्ट ने ये बोला ये जमीन एक ही है, दैट इज डिक्री, फाइनल वर्डिक्ट, किसी चीज का कंक्लूसिव वर्डिक्ट। उस मुद्दे पे अब झगड़ा वो कोर्ट और नहीं, अपील में जा सकते हो, उस मुद्दे पर उस कोर्ट का लास्ट स्टैंड इज डिक्री। क्या समझे? किसी पर्टिकुलर मैटर पर उस सेम कोर्ट का जो लास्ट है कि इससे मैं अब बदलने वाला नहीं, दैट इज डिक्री। उसके अलावा कोर्ट ने जो भी बातें कही है वो सभी क्या है? ऑर्डर। आप कहते हैं सर आज मेरा वकील नहीं आ पाएगा, या वकील जाके कहता है आज सर पार्टी अब्सेंट है, प्लीज अगली तारीख दे दो, कोर्ट ने अगली तारीख दे दी, दैट इज आल्सो। या कोर्ट ऐसे ही बोल देता है कि हाँ ठीक अगली तारीख, लिखता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, लिखित में होता है, टाइप होता है, सब होता है या नहीं? तो वो क्या है? नेक्स्ट हियरिंग डेट अगली तारीख 1 जनवरी 2023 होगी, ये भी क्या है? ऑर्डर है। क्या ये किसी मुद्दे पे फाइनल वर्डिक्ट है? कोई राइट डिटरमाइन कर रहा है? नहीं, ये ऑर्डर है। साहब मैं एक एप्लीकेशन लगाना चाह रहा हूं अर्ली हियरिंग की, कोर्ट ऑर्डर देता है हाँ इनकी हियरिंग जल्दी की जाए, वो क्या है? डिक्री है या ऑर्डर है या जजमेंट है? ऑर्डर है। कोर्ट कोई भी आदेश दे, कल इतनी तारीख को ये आदमी यहाँ पेश होना चाहिए, या इस आदमी के पास जो दस्तावेज है वो इतनी तारीख को इतने बजे आ जाने चाहिए, या इन दस्तावेजों को फॉरेंसिक साइंस से चेक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से चेक करवाया जाए, क्या है ये? जहां पे झगड़े की जड़ है, जो मकान है, वहां जाके कमिश्नर जाए और देख के आए वास्तव में अभी कब्जा किसका है, क्या है ये? कोई भी आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है जो किसी राइट को, पार्टी के राइट को फाइनली डिटरमाइंड नहीं करता, दैट इज ऑर्डर। इसीलिए डेफिनेशन भी ऑर्डर क्या दी गई? वे आदेश जो, वे फॉर्मल एक्सप्रेशन सिविल कोर्ट के जो डिक्री नहीं है। तो डिक्री क्या है सर? अभी अभी हमने पढ़ा, अगर नॉर्मल बात वर्ड में बात करें, पार्टी के किसी राइट्स के बारे में कॉन्क्लूसिव कोई बात कोर्ट की, कॉन्क्लूसिव मतलब अंतिम, इसके बाद वो कोर्ट उसी मुद्दे पे वापस नहीं सुनने वाला। क्लियर? ये जमीन एक ही है, कोर्ट ने कह दी, इसके बाद क्या सुनने को बाकी रहा? इस मामले में तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये कहता है साहब इतने दिनों तक बीन ने इस पे कब्जा रखा तो मुझे अंतकालीन लाभ भी दिलाया जाए, उसके बारे में अभी और चल जाएगा, पर ये मुद्दा तो ये जमीन किसकी है ये तो फाइनल वर्डिक्ट हो गया, ये कोर्ट चेंज कर सकता है क्या? नहीं। हाँ, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, अपील वो अलग चीजें हो गई, ऊपर के कोर्ट में जा सकते हो। इस कोर्ट की तरफ से इस राइट के बारे में उन्होंने क्या कर दिया है? अपना फाइनल जजमेंट। ये जो मैंने बातें बताई वो कोई काम की नहीं है, ये सिर्फ दिमाग को एक बार खोलने के लिए थी। असलियत जो बैरेक्ट में लिखी है और जो समझनी है उस पे आते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा डिक्री। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या नाम दे रखा है? डिक्री। हम डेफिनेशन क्या लिखी है उसके हिसाब से चलेंगे, उसमें जो जो बातें हैं उसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चले। डिक्री की डेफिनेशन को 4 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। सबसे पहले डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स। एक डिक्री के लिए क्या चाहिए? अगर ये नहीं है किसी डिक्री में इनमें से कोई भी चीज, तो वो
डिक्री नहीं कहलाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा या अन्यथा कुछ हो जाएगा, पर वो डिक्री नहीं। तो ये चीजें तो होनी ही चाहिए, किसी भी बात को पहचानना ये डिक्री है क्या, तो ये देख लेना। दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिक्री। टाइप्स ऑफ डिक्री जो डेफिनेशन में दे रखे हैं, डिक्री के टाइप्स बहुत सारे हैं पर जो डेफिनेशन में दे रखे हैं वही मैं डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूं एक बार आपको सिर्फ। तीसरा आप पढ़ेंगे डीम्ड डिक्री, मानी हुई डिक्री, जो डिक्री नहीं है यानी उसमें एसेंशियल एलिमेंट नहीं है फिर भी उसे हम क्या मान रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई चैप्टर है लाइबिलिटीज लाइक के कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 तक 68 टू 72 कॉन्टिजेंट सॉरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध संविदा कल्प संविदा चैप्टर 5 तो वैसा ही उसमें संविदा की सभी एलिमेंट्स नहीं होते फिर भी उसे संविदा माना जाता है। वैसे ही मानी हुई डिक्री यानी इसके एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं भी होंगे तो भी इन्हें हम क्या मान रहे हैं, डिक्री मान। क्यों मान रहे हैं, शायद अपील के पर्पज से, क्योंकि डिक्री की हमने पढ़ा था 2 अपील हो सकती है, अपील की अपील हो सकती है, ऑर्डर की नहीं होती, ठीक है। और लास्ट सब पढ़ोगे नॉट इंक्लूडेड इन डिक्री। कुछ चीजों को स्पेसिफिकली डिबार्ड कर दिया गया कि आप डिक्री नहीं हो, नॉट इंक्लूडेड इन डिक्री, या इसे एक्सप्लेनेशन नाम भी आप दे सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पढ़नी है वो ये पढ़नी है, उन तीनों पे ये अकेला भारी है, एसेंशियल एलिमेंट। डिक्री होता क्या है, बैरेक्ट खोलिए सभी के सभी, आप देखते हैं। डेफिनेशन पढ़ के मैं बताना चाह रहा हूँ, अलग से खुद से लिख के नहीं, ताकि परिभाषा समझ आए पूरी की पूरी। डिक्री पहले हिंदी में पढ़ देता हूं हिंदी वालों के लिए, फिर इंग्लिश में तो हमें चार्ट में लिखना ही है। डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। अंडरलाइन कीजिए, न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति क्या होती है, बात करनी पड़ेगी एक एक वर्ड पे, सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला। जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। वाद में, तीसरा अंडरलाइन कीजिए, वाद, एक तो न्याय निर्णय हो गया, दूसरा प्रारूपिक अभिव्यक्ति हो गया, तीसरा वाद। वाद में कि सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करती है। किसका अवधारण करती है, पक्षकारों के अधिकारों का, और अधिकारों के बाद में करो निश्चयक रूप से, कॉन्क्लूसिवली, उस अधिकार के बारे में आगे और कोई बहस वो कोर्ट नहीं करेगा। कोर्ट ने उसके बारे में एकदम फाइनल कह दिया, ये है तो है, ये नहीं है तो नहीं। यहां तक ही ये पढ़ना है, आगे ये चीजें आ गई। एसेंशियल एलिमेंट यहां खत्म कर दो, डिक्री की डेफिनेशन ओरिजिनल यहां खत्म होती है, ठीक है, यहीं तक खत्म होती है। आगे या तो टाइप्स दे रखे हैं या डीम डिक्री दे रखी है या नॉट, तो इन्हें पार्ट में बांटेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। इंग्लिश वाले आ जाओ। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। सबसे पहली चीज क्या चाहिए, एक एक अलग अलग बांटते हैं जितना ज्यादा बंट सके, ताकि हर चीज पे बिंदु पे बात हो सके। सबसे पहला वर्ड क्या बोला, फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल क्या होता है, अपनी बात को कोई एक्सप्रेस कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, फॉर्मली कर रहा है। यानी कोर्ट सिर्फ ऐसे कह रहा है हाँ ठीक है ये जमीन तू ले ले, ऐसा नहीं, मुखवाणी नहीं, बकायदा लिखित में होगा, कोर्ट के साइन सील होंगे, जो जो औपचारिकताएं डिक्री के लिए बता रखी है ऑर्डर 20 के अंदर, वो सारी औपचारिकताएं परिपूर्ण होगी। जजमेंट से मेल खाती हुई डिक्री होगी, उसके अंदर जो जो ऑर्डर 20 रूल 6 में लिख रखा है वो सारी बातें लिखी होगी, लिखित होगी, कोर्ट के साइन होंगे, सील होंगे, खुले न्यायालय में सुनाई गई, तारीख दी होगी, सब कुछ होगा। यानी ये क्या है, कोर्ट का इनफॉर्मल कोई वर्ड नहीं है, कोई कोर्ट ऐसे ही कुछ बोल रहा है वो कभी भी डिक्री नहीं हो सकता। डिक्री हमेशा क्या होगी, कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन। आई बात समझ पहली, ठीक है। अगला क्या है,
डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन पूरा मैं एक साथ लिख देता हूं ऑफ सिविल कोड। एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट ही लिखा है, इसमें मैंने सिविल कोड लिख दिया। एडजुडिकेशन क्या होता है सर? ये समझाने के लिए ये लिखा है सर। फैसला फैसला मेरा भी हो सकता है, फैसला आपका भी हो सकता है, फैसला कलेक्टर का हो सकता है, फैसला राष्ट्रपति का हो सकता है, फैसला प्रधानमंत्री का हो सकता है, फैसला आपके मम्मी पापा का हो सकता है। नहीं नहीं भावुक मत हो, ऐसा कोई फैसला मैं नहीं मानने वाला है ना। इधर आओ। एडजुडिकेशन ऑफ, क्लियर किया है मैंने इसीलिए यहां पे। निर्णय जो न्याय निर्णय है होना चाहिए, मतलब वह किसी ऐरे गहरे व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा, वो कोर्ट की कार्रवाइयों को सुनने के दौरान जैसा कोर्ट निर्णय देता है वैसा। घर के अंदर जज साहब ने कह दिया आज तो आलू पालक सब्जी बनेगी, वो नहीं। न्याय का निर्णय न्यायाधीश होने के नाते सिविल कोर्ट का निर्णय, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसने आपको सस्पेंड कर दिया, आपके जो ऑफिसर थे उन्होंने आपको सस्पेंड कर दिया, क्या ये न्याय निर्णय है? नहीं। फॉर्मल एक्सप्रेशन तो है, लिखित में आपको सस्पेंड किया है, यू आर सस्पेंडेड, बट क्या ये डिक्री हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये न्यायालय का निर्णय नहीं है। तो एडजुडिकेशन का अर्थ क्या है? धरती के सभी निर्णय इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। डिक्री केवल न्यायिक निर्णय को ही बोल सकते हैं जो एक सिविल कोर्ट द्वारा पारित किया गया। क्लियर? कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, गजट में निकल जाए, चाहे राष्ट्रपति साहब ऑर्डर दे दे, वो कभी भी डिक्री सीपीसी के अनुसार नहीं होगा। अन्यथा डिक्री वर्ड का जो खुद का अर्थ यही है, सोवरेन पावर द्वारा या किसी अथॉरिटी द्वारा कोई आदेश। पर सीपीसी डिक्री को किसको मानता है? जो किसने दिए हो? सिविल कोर्ट, न्यायालय ने दी हो। अन्यथा एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल जो भी ऑर्डर निकलते हैं वो कभी भी डिक्री नहीं हो सकती। आ रहे हैं वर्ड का अर्थ समझ? ऐसे ही कही हुई बातें नहीं, फॉर्मली कही हुई बातें। और वो बात नहीं है केवल, वो क्या है? न्याय निर्णय है, न्यायिक निर्णय है किसी सिविल कोर्ट का। क्लियर? चलें आगे। तीसरा, so far as regard the court expressing it conclusively determine the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit। एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, किस बारे में होनी चाहिए? पहले थोड़ा अलग तरीके, द राइट ऑफ द पार्टीज, द राइट, ये किसके बारे में होना चाहिए? The right of parties with regard to all or any of the matters in controversy। डिक्री कोर्ट ने बोला कि हाँ कल तुम आ जाना, कल चलो छुट्टी कर देते हैं आपकी, कल की तारीख थी कि नहीं तुम 1 महीने बाद आ जाना। क्या एक्सप्रेशन है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है? जी हाँ है, लिखित में ही देता है वो भी। एडजुडिकेशन है, न्यायालय का निर्णय है? जी हाँ। परंतु क्या पार्टीज के राइट्स को डिसाइड कर रहा है? जो वास्तव में कंट्रोवर्सी में थे। कंट्रोवर्सी क्या थी? ये जमीन ए की है या बी की? क्या उसके बारे में कुछ भी कोर्ट ने बोला? नहीं। ये क्या बोला कि हाँ चलो ठीक है, एक पार्टी थोड़ी लेट आई, कोर्ट ने क्या कहा? आपको 500 रुपए कोर्ट फी कोर्स देनी पड़ेगी लेट आने की, विलंब करने की। क्या ये डिक्री है? क्या ये किसी पार्टी के राइट को डिसाइड करती है जो झगड़े का मूल है? मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या है? जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें जमीन ए की है या बी, या पैसों का मुकदमा हो तो मैंने कहा कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे, ये वापस नहीं लौटा रहे 12% ब्याज पे। तो यहाँ मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या है? क्या भाई इसने 10 लाख लिए थे और लिए थे तो क्या वापस नहीं लौटाए? और क्या वो 12% ब्याज पे दिए थे?
ये है मैटर इन कंट्रोवर्सी। इस पे कोई डिसीजन होगा तो वो डिक्री हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि नहीं आप लेट आए, आपको 500 रुपये देने पड़े, क्या ये डिक्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी पार्टीज के राइट को डिसाइड करने वाला नहीं। तो डिक्री की हमेशा क्या खासियत रहेगी? राइट किससे रिलेटेड? इस पार्टी को 500 रुपए दिला दो, पार्टी का राइट तो दे दिया, 500 रुपए पार्टी को दिला रहे, पर क्या यही झगड़ा था क्या? वो 500 रुपए लेने के लिए मुकदमा किया गया था क्या? डिक्री केवल और केवल क्या होगी? जो झगड़े का मूल है, जो झगड़े की जड़ है, उसके बारे में कोर्ट का कोई वर्डिक्ट होना चाहिए। और ये जो डिटर्मिनेशन है, सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी कॉन्क्लूसिव। सबसे बड़ी बात ये है, ये एक बार के लिए नहीं होता। ये क्या होता है? आपने पार्टी का राइट डिसाइड किया, पर वो राइट डिसाइड कैसा होना चाहिए? कॉन्क्लूसिव, फाइनल, एकदम। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ये जमीन का, ए ने कहा मेरी जमीन पे भी कब्जा करके बैठा है, मुझे क्या क्या दिलाया जाए? जमीन दिलाई जाए। इस ज़मीन पे वो इतने साल रहा, इससे पैसे कमाए, तो वो पैसे भी मुझे दिलाए जाए, उन पैसों पे मुझे ब्याज दिलाया जाए, मेरे को जो कॉस्ट लगी पूरे इस कार्रवाई में उसका खर्चा भी दिलाया जाए। ये सब मैटर इन कंट्रोवर्सी है। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हाँ ये ज़मीन किसकी है? ए की। सिर्फ एक ही बात डिसाइड की है, बातें तो 4-5 थी, क्या मेन से प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, मीन प्रॉफिट जिसे आप बोलते हैं, वो नहीं की। केवल क्या डिसाइड किया है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? ए की। पर कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया? द राइट ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू ऑल और एनी, सारे तो नहीं राइट बताए, पर एक तो बता दिया कि ये जमीन किसकी है। और ये अब क्या है? कोर्ट बदल सकता है क्या? नहीं। हाँ, आप अपील में चले जाओ, आप रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन उनमें चले जाओ। इस कोर्ट की तरफ से ये क्या हो गया है अब? कॉन्क्लूजन। किसी भी मुद्दे पर जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, किसी पार्टी का राइट, उसमें फाइनल वर्डिक्ट, एकदम कॉन्क्लूसिव वर्डिक्ट ही क्या कहलाता है? डिक्री। कोर्ट ये भी कह सकता है हाँ ये जमीन एक ही है, इसको मीन प्रॉफिट के लिए 5,000 रुपये दिए जाए, इंटरेस्ट दिया जाए 500 रुपया और कोस्ट दी जाए 500 रुपया। ये भी क्या है? डिक्री। क्यों? ऑल द राइट्स ऑफ द पार्टीज डिटरमाइंड कॉन्क्लूसिवली। पार्टी के जितने भी राइट थे वो क्या डिसाइड कर दिए? अंतिम तौर पे डिसाइड कर दिए कोर्ट। क्लियर? आगे चलो, कुछ लिखा है आगे? क्या लिखा है? नहीं नहीं, एलिमेंट में एक चीज और लिखी है, इन दी शूट। इन दी शूट। शूट का मतलब क्या समझते हैं आप? वाद। ये अपनी वाद वर्ड अपनी आप में एक प्रकृति रखता है, सिविल प्रकृति। वाद का नेचर कैसा होता है? हमेशा सिविल। मैंने उस पर सूट दायर किया तो सूट कभी भी क्रिमिनल नहीं होता। ये अपने आप में वर्ड ही अपने आप में क्या रख रहा है कि मैं सिविल हूं, हालांकि मैंने इस बारे में पहले ही वर्ड खुद से लिख दिया, परंतु ये सूट वर्ड लिख रहा है। इसका अर्थ क्या है? किसी आप आवेदन में किसी पार्टी का राइट डिसाइड करते हैं वो डिक्री नहीं होगी। किसी रिट में आप पार्टी का कुछ डिसाइड करते हैं वो डिक्री नहीं होगी। डिक्री केवल कब होगी? जब आप किसी वाद में ही, हालांकि बहुत सारे एक्ट ऐसे अब बन गए हैं, बहुत सारी जगह प्रावधान है जो कई प्रकार के आवेदनों के अंदर भी जो डिसाइड होता है उसे लास्ट में जाके डिक्री बोल देते हैं। वो इतर है, वो अपवादिक स्थिति है। हम तो अभी क्या बात कर रहे हैं? शूट का मतलब सिविल केस। सिविल केस के अंदर अगर कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया है तो ही वो क्या कहलाएगा? डिक्री। क्रिमिनल केस में बोला इसे फांसी चढ़ा दो, इसे 10 साल सजा दे दो, क्या ये डिक्री है? क्या कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात? आपको मामला कैसा होना चाहिए? सिविल। तो अब क्या क्या एसेंशियल है डिक्री के लिए बताओ भाई? अब रटना नहीं है ना, जिन जिन ने पहले डिक्री रट रखा है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर वर्ड का अर्थ समझें, जाने,
आप रटते हैं फिर कुछ भूल जाते हैं तो फिर वो अर्थ का अनर्थ है, क्योंकि ये सभी चीजें प्लस में हैं। अगर इनमें से एक भी चीज आप भूल गए डेफिनेशन में तो वो डिक्री नहीं रह के क्या हो जाएगा, ऑर्डर। क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या दे रखी है, वो सिविल कोड के फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि डिक्री नहीं है, यानी इनमें से कुछ उसमें कमी रह गई, या तो ये नहीं है या ये नहीं है या ये नहीं है, वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। फिर जो डिक्री नहीं है वही क्या है, अभी बात करेंगे, ऑर्डर समझ आएगा, आराम से समझ आएगा। पहले डिक्री समझ ले, क्या होती है डिक्री, फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब जो भी औपचारिकताएं हैं न्यायालय द्वारा कुछ बात बोलने की, वो सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके ही वह बात रखी गई है। यानी कोर्ट लिखित में देगा, साइन करेगा, सील करेगा, जो जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सारे लिखेगा। फॉर्मल एक्सप्रेशन सिर्फ ऐसे ही चलते फिरते बोली हुई बात नहीं। दूसरा एडजुडिकेशन, यानी कोई हर किसी व्यक्ति का दिया गया निर्णय कभी डिक्री नहीं हो सकता। डिक्री वही होगा जो न्यायालय द्वारा दिया जाए, और न्यायालय भी कौन सा, सिविल। मैंने वर्ड यहां से उठाया है क्योंकि सूट में, और सूट कौन सुनता है, सिविल कोर्ट ही सुनता है। तो न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वो भी कौन सा, सिविल कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय ही क्या कहलाता है, डिक्री कहलाता है। क्लियर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, डिक्री में होता क्या है, डिक्री क्या चीज है, फॉर्मल एक्सप्रेशन। मैंने कहा आप इतनी तारीख को आएंगे, आपके पास जो दस्तावेज है प्रॉपर्टी के वो इतनी तारीख को मेरे समक्ष लेके जाएंगे, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एडजुडिकेशन है, सब है। पर ये क्या किसी पार्टी के राइट को डिसाइड कर रहा है क्या, जो कंट्रोवर्शियल है, जो हमने इश्यूज बनाए थे इस मुकदमे के अंदर। इश्यू क्या है, क्या ए बी ये प्रॉपर्टी बी से ले सकता है, क्या बी मालिक है, क्या बी ने इसे कोई एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिव लाभ प्राप्त किया है या कर सकता था, क्या बी इंटरेस्ट का हकदार है या नहीं, यही तो इश्यू है। इन इश्यूज को अगर कोर्ट डिसाइड करता है तो ही वो क्या होगी, डिक्री। और वो डिसाइड भी कैसा करना है, अगर कोर्ट ने कहा एक बार इस संपत्ति पे कब्जे पे ए बना रहे, पार्टीज के राइट डिसाइड किए हैं, मैटर इन कंट्रोवर्सी पे डिसाइड किए हैं, पर कैसे नहीं किए, अंतिम रूप से नहीं किए। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक ए ही इस प्रॉपर्टी पे बना रहेगा। क्या ये डिक्री है, क्या क्यों नहीं है, इट इज फॉर्मल, इट इज एडजुडिकेशन, इट इज अबाउट राइट इन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, फाइनल नहीं है। यानी अगर कोई कोर्ट कहता है कि एक बार के लिए आप इसे जो 10 लाख रुपए मांगता है उसमें से 5 लाख दे दो, एक बार के लिए जमीन पे इसे कब्जा दे दो, एक बार के लिए ऐसा कर दो, क्या वो डिक्री हो सकती है, क्या नहीं। वो हमेशा क्या रहेगा, जो डिक्री नहीं वो क्या है, यही तो पढ़ना है 2 चौकदा के अंदर। वेरी गुड। तो आप साथ साथ आप ऑर्डर के वक्त उछलिए मत कि ऑर्डर पढ़ा ही नहीं, साथ साथ आप ऑर्डर समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। ये जो डिक्री नहीं है यानी ये कमी पड़ गई। राइट टू डिसाइड कर रहे हैं, एडजुडिकेशन भी है, फॉर्मल एक्सप्रेशन भी नहीं है, पर क्या नहीं है, कॉन्क्लूजन नहीं, तो ये अपने आप काय में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को। यानी इस कोर्ट का इस राइट के संबंध में ये जो बात बोली गई है वो फाइनल होनी चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगी, डिक्री। और लास्ट क्या बोला, यह सारी कार्रवाई काय में हुई हो, वाद में हुई हो। आप किसी आवेदन के अंतर्गत या किसी रिट याचिका के अंतर्गत या पिटीशन के अंतर्गत ऐसा कोई भी बात बोलते हैं वो कभी भी डिक्री नहीं होगी। डिक्री केवल काय में होगी, वाद के। कुछ अपवाद जरूर है, ऐसा नहीं कहता अपवाद नहीं है, जैसे डाइवोर्स की भी डिक्री देते हैं जबकि उसका आवेदन लाया जाता है ना, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जुडिशियल सेपरेशन वगैरह उनके आवेदन दिए जा रहे हैं, फिर भी उनके अंदर दी डिक्री जा रही है। एक्ट में ही लिख दिया अब उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि स्पेशल लॉ जनरल लॉ को हमेशा प्रिवेल करता है। वरना हमें क्या समझना है, अभी तो वो होना कायम में चाहिए था
बाद में। अब बताओ किसी को डिक्री में कोई कंफ्यूजन हो तो, जैसी डेफिनेशन में लिखी है एसेंशियल एलिमेंट को। ये वर्ड्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, डिक्री डेफिनेशन कईयों को पहले से याद भी होगी। समझ आया? समझ वाली बात बताओ, याद वाला आपका ठेका। नहीं यार, ये चौथा पार्ट इसको नहीं यार। यही तो सच डिटरमिनेशन मस्ट बी कॉन्क्लूसिव है ना सुप्रीता जी? हाँ बोला बोला। मेरे हिसाब से चौथा पॉइंट यही है, मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ। आप पार्टीज के राइट को जो भी डिसाइड, कॉन्क्लूसिव का अर्थ समझ लीजिए सुप्रीता जी। हो सकता है पहली बात इसका अर्थ ना समझ आ रहा हो आपको, ये फाइनल को बोलते हैं, एकदम लास्ट। इसके बाद ये कोर्ट इस मामले में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलने वाला। तो कोर्ट ने, आपका झगड़ा था कि भाई साहब इसने मेरे यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे टेंट लगाया था और जब वापस लेने गया तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई टेंट लगाया ही नहीं गया था, ना ही टेंट का सामान दे रहा है और ना ही पैसे दे रहा है। ये व्यक्ति मेरे को ऐसा कोई भी पेमेंट करने को तैयार नहीं। कोर्ट कहता है कि एक बार के लिए आप इसे 5 लाख रुपए दे दो, जो भी टेंट का जो आपका पेमेंट था। कि कोर्ट ऐसा जजमेंट देता है एक बार के लिए, फाइनल जजमेंट नहीं दे रहा। क्या दे रहा है? कोर्ट सुनता रहेगा मामले को एक बार के लिए। चलो छोड़ो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सुप्रीता जी, आप एक मंदिर है उसमें पुजारी हैं, पुजारी बाबा हैं, ठीक है। एक जबरदस्ती कुछ लोग आए और आपको उठा के बाहर कर दिया और बोला कि हम हैं पुजारी, ठीक है। आपने अपने स्टेटस के लिए कोर्ट में जाएंगे। कौन से कोर्ट में जाएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, सिविल कोर्ट के अंदर जाएंगे। कोर्ट ने कहा, अब कोर्ट अगर फाइनली कह दे कि हाँ सुप्रीता जी आप ही पुजारी हैं, तो ये क्या बन जाएगा? डिक्री, फाइनली यानी कॉन्क्लूसिवली। पर कोर्ट ने कहा एक बार के लिए, जब तक, क्योंकि पूजा होगी नहीं, क्या अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तब तक कोई तो पूजा करेगा, तो कौन करे? तो कोर्ट ने कहा कि जब तक कि केस पूरा डिटरमाइन नहीं होता तब तक वो लोग जो कि सुप्रीता जी को हटा के बैठे हैं, यानी जो प्रेजेंट में अभी पूजा कर रहे हैं, वही तब तक पूजा करते रहें। कोर्ट ने क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एडजुडिकेशन है, राइट ऑफ पार्टीज इन मैटर इन कंट्रोवर्सी, यही तो है। यही तो कंट्रोवर्सी, कौन पुजारी है, ये भी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। पर कैसा नहीं डिसाइड किया? क्या ये फाइनल कर दिया है कोर्ट ने कि हमेशा वही लोग बैठे रहेंगे पूजा करने? नहीं, कोर्ट ने क्या कहा? जब तक फाइनल जजमेंट या मैं अगला आदेश ना दूं तब तक वो लोग पूजा करते रहेंगे। हो सकता है फाइनल जजमेंट ये हो कि सुप्रीता जी ही पूजा करेंगे। फाइनल जजमेंट जो होगा वही क्या होगा? डिक्री। उससे पहले का कोई भी इंटरिम या इंटरलोकेटरी ऑर्डर है वो क्या होता है? ऑर्डर ही होता है। इतनी सी बात है। और लास्ट तो हमने पढ़ ही लिया इन दी शूट। क्लियर? वेरी गुड। डिक्री को जजमेंट बनने के लिए क्या चाहिए? डिक्री को जजमेंट, गधे को शेर बनने के लिए क्या चाहिए? जेब्रा जरूर बना सकते हैं उसको, काले काले हो करके, कलर दारीदार हैं। समझिए बात को, समझिए। जो डिक्री मतलब फाइनल वर्डिक्ट, उसी के ग्राउंड्स है, वहां तक पहुंचे कैसे आप, दैट इज जजमेंट। डिक्री जजमेंट क्यों बनेगी? मैंने कह दिया झगड़ा क्या था, ए और बी में से जमीन किसकी है, मैंने कह दिया ए की है जमीन। ये बात तो डिक्री है कि ये जमीन किसकी है, ए की। भाई इस बात तक पहुंचे कैसे आप कि ए की है जमीन, कैसे पहुंचे आप? तो मैं पूरी बात लिखूंगा कि साहब ए आया था मुकदमा कराने, ए ने ये बातें बोली, फिर बी ने बोला कि साहब ये बातें, फिर अपने अपने विटनेस लेके आए, फिर हमने सारे विटनेस को सुना, फिर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा इस आधार पर इन विटनेस को, इन दस्तावेजों को, इन स्टेटमेंट्स के आधार पर मुझे लगा कि ये होना चाहिए कि ये जमीन किसकी होनी चाहिए, ए की। दैट इज जजमेंट। जजमेंट की डेफिनेशन पढ़ो एक बार खुद से।
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। वो डिक्री या वो ऑर्डर पे आप पहुंचे तो उसके पीछे क्या बेस था? दैट इज जजमेंट। क्लियर? आधार क्या थे, रीजन क्या थे? नेक्स्ट क्या लिखा है सर? टाइप्स ऑफ डिक्री। इसके अनुसार डिक्री दो तरीके की हो सकती है, मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। सर डिक्री अभी अभी आपने बताया डिक्री तो फाइनल ही होती है, पढ़ा था ना? वो हमेशा कॉन्क्लूसिवली किसी के राइट को डिटरमाइन करे, वही तो होती है डिक्री। तो डिक्री खुद ऐसी हो सकती है क्या? आधी अधूरी बात, एक बार के लिए ऐसा कर दो, कभी डिक्री हो सकती है क्या? नहीं। तो फिर प्रिलिमिनरी और फाइनल क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, बस समझाना बाकी है। एक व्यक्ति ने केस किया कि साहब ए ने केस किया, बी ने मेरे से 12 लाख रुपए लिए थे, 12% ब्याज पे लिए थे, लौटा नहीं रहा, मानसिक संताप पहुंचा है मुझे, वगैरह वगैरह। कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि 12 लाख रुपए तो लिए थे, वापस दिए या नहीं? ये अभी तक नहीं हुआ। मान लो ये भी डिसाइड कर दिया कि हाँ वापस नहीं दिए, पर क्या केस के अंदर सिर्फ इतनी बात थी, 12 लाख रुपए की बात थी? कुछ और भी था? कुछ और भी था? जी सर। कोर्ट ने अभी क्या डिसाइड किया है कि हाँ बी ने ए से 12 लाख दिए थे उधार और वापस नहीं लौटे, वो 12% ब्याज पे थे या नहीं थे ये कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। यानी डिक्री में अभी भी कुछ, यानी उस केस में अभी भी कुछ होना बाकी है या नहीं? क्या बाकी है? ब्याज के बारे में अभी डिसीजन बाकी है। तो ये जो डिक्री हुई है कि हाँ ए ने बी ने ए से 1 लाख रुपए 12 लाख लिए थे और वापस नहीं लौटाए, दैट इज प्रिलिमिनरी डिक्री। और अगर पूरा केस ही इससे समाप्त होता हो, यानी कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि हाँ 12 लाख रुपए भी लिए थे जो वापस देने और 12% ब्याज पे लिए थे वो भी देने, दैट इज यानी अगर उस केस में अभी कुछ और होना भी बाकी हो और किसी एक राइट के बारे में या एक से अधिक राइट के बारे में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कॉन्क्लूसिवली, ये 12 लाख के लिए तो कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया? फाइनल है। इसके संदर्भ में तो कोर्ट की हाँ ये मांगता ही है, दैट इज कॉन्क्लूसिव, इसलिए वो डिक्री है। बिना कॉन्क्लूसिव तो कभी डिक्री हो ही नहीं सकती। पर इस केस में अभी कुछ और होना बाकी है या नहीं? है ना? तो ये क्या है? ये सिर्फ 12 लाख की जो डिक्री है वो प्रिलिमिनरी है। अगर दोनों ही डिसाइड कर दे या 12% वाला बाद में डिसाइड कर दे तो वो डिक्री क्या कहलाएगी? फाइनल। एक एग्जांपल जो मैं आपको दे चुका, ये प्रॉपर्टी है, ए कहता है बी ने इस पे कब्जा कर लिया जो कि मेरी है, मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी है, मुझे क्या दिलाया जाए? प्रॉपर्टी प्लस मैस ने प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट, ये भी दिलाया जाए। क्लियर? कोर्ट ने मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या है? क्या ये प्रॉपर्टी एक ही है क्या? और क्या ये मीन प्रॉफिट का हकदार है क्या? कोर्ट ने दोनों ही डिसाइड कर दिए, फाइनल। इस केस में और कुछ होना बाकी है क्या? कोर्ट ने सिर्फ ये डिसाइड किया हाँ ये संपत्ति तो किसकी है, इस बारे में तो कोर्ट कॉन्क्लूसिव है या नहीं कि भाई ये जमीन है किसकी, या अभी कुछ बाकी है इसमें? इस बारे में तो कोर्ट क्या है, क्योंकि डिक्री होने के लिए कॉन्क्लूसिव होना अच्छा, कोर्ट ने कह दिया ये जमीन तो किसकी है, एक ही। पर इस पूरे केस में अभी कुछ होना बाकी है। क्या ए मीन्स प्रॉफिट अंतकालीन लाभ का भी हकदार है या नहीं? तो जब ये डिसाइड होगा, यानी जब पूरा केस खत्म होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? फाइनल। समझ गए? किसी केस के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, एक मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। उनमें से किसी एक या अधिक, सभी नहीं, किसी एक या अधिक को फाइनली आप डिस्पोज कर दो तो प्रिलिमिनरी डिक्री कहलाती है। और अगर पूरा केस ही खत्म होता हो उस डिसीजन से,
तो वो क्या कहलाती है? यहां इन्होंने कह दिया हाँ प्रॉपर्टी तो एक ही है, इसके बारे में जांच के आदेश निकाल दिए कि भाई जांच करो कि इसने बी ने इस प्रॉपर्टी में इतने दिनों में, जैसे कोर्ट ने सबूत लिए, कोर्ट को समझ आ गया प्रॉपर्टी तो एक ही है, कागज पाने देखे। अब पर्सन क्या था? साहब इसने मीन प्रॉफिट भी कमाए हैं, तो कोर्ट को बैठे बैठे पता नहीं लगे, कोर्ट ने आदेश दिए कि भाई जाओ प्रॉपर्टी की स्थिति देखो और वहां से पता लगाओ कि इन 5 सालों में जब तक बी का कब्जा था बी ने इससे कितना पैसा कमाया। तो प्रॉपर्टी किसकी है इस संबंध में? तो डिक्री क्या है? कॉन्क्लूसिव है, इसलिए वो प्रिलिमिनरी होगी। इसके संबंध में अभी सिर्फ क्या निकला है? आदेश निकला है। क्या निकला है? क्या पता करो कि कितना खर्चा हुआ, क्या ये डिक्री है क्या? नहीं, तो ये सिर्फ अभी तक प्रिलिमिनरी डिक्री है, इसके बारे में ऑर्डर, और कोर्ट डिसाइड कर दे कि हाँ प्रॉपर्टी भी दे और मीन प्रॉफिट भी इतना देना है, दैट इज, यानी उस डिक्री से अगर केस पूरा खत्म होता है तो फाइनल, अगर केस खत्म नहीं होता है तो क्लियर। पर डिक्री में कभी ये गंदा दिमाग मत लगाना कि एक बार के लिए जो जजमेंट है वो डिक्री होगा। अपने आप में डिक्री पूर्ण ही होती है। जिस मुद्दे पे वो बोल रहा है, प्रॉपर्टी के मुद्दे पे बोल रहे हैं ना अभी, इस पे तो फाइनल जजमेंट है कि प्रॉपर्टी तो किसकी है? एक। इस पे अटका हुआ है अभी। तो प्रिलिमिनरी का मतलब नहीं, ये नहीं समझिएगा कि एक बार के लिए, प्रारंभिक तौर पे नहीं, उस मुद्दे पे तो वह फाइनल ही होगी, क्योंकि डिक्री के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसमें हमने पढ़ा डिक्री मस्ट बी कॉन्क्लूसिव। चले आगे, ठीक है, पढ़िए देखें। Decree means the formal expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may either preliminary or final। ये हो गया आपके types of decree। चलें आगे, यहाँ ये खत्म। अब क्या आता है? जो डिक्री है तो नहीं पर हम उसे डिक्री मान रहे हैं। प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से और मेंस में तो ये पूरी डेफिनेशन आती है। डिक्री इंक्लूड्स या डीम डिक्री इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, ये एग्जाम में हजारों वर्पर्सन आए हैं, पता नहीं क्यों बच्चे गलत करते हैं, एकदम सामने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। डीम डिक्री दो प्रकार की, कौन कौन सी सर? इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, खुद नहीं लिखा है, आप हम मानेंगे, है नहीं डिक्री पर हम क्या करेंगे, इन्हें भी डिक्री मान लेंगे। किन्हें? टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट एट डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। डिक्री में क्या आता है? डिक्री है तो नहीं, यानी इसकी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा है, फिर भी हम इन्हें क्या मान रहे हैं? कौन है दो भाई? वो रिजेक्शन ऑफ, सात 11 में होती है रिजेक्ट प्लेंट, याद है किसी को जिसने पढ़ा? ऑर्डर 7 रूल 11। और भी बहुत जगह छोटे छोटे प्रावधान हैं, परंतु मेन जो प्रावधान है वो 7 है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है? आपने वाद दायर किया और कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं करेगा भाई कोर्ट एक्सेप्ट? उसको देखने से लग ही नहीं रहा कि कोई वाद लाने का हक भी पैदा होता है क्या? साहब कपिल जी ने ईशान जी से 5 लाख लिए थे, वापस नहीं दे रहे और मैं केस कर रहा हूं। आपा गुण कोर्ट क्या करेगा? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। पर क्या ये पक्षकारों के राइट्स को फाइनली डिटरमाइन कर रहा है? फिर भी हम इसे क्या कर रहे हैं? डिक्री मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें इसे ऑर्डर नहीं मानना, यानी इसकी हमें अपीलें करवानी है। दोनों में जो डिफरेंस है उसके कारण इसे हम क्या कर रहे हैं? डिक्री की एक अपील के बाद दूसरी अपील भी हो सकती है। डिक्री पे नियम कायदे कानून अलग लगते हैं, ऑर्डर पे अलग। इसे हम केवल क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। ये है क्या डिक्री? क्या ये इन दोनों पक्षकारों के राइट्स को फाइनली डिटरमाइन कर रहा है क्या? मान लीजिए चलो कपिल जी ने केस किया कि मेरे से ईशान जी ने 5 लाख लिए थे, वापस नहीं दे। कोर्ट के अंदर मुकदमा करने से पहले कोर्ट फीस भरनी पड़ती है, इन्होंने कोर्ट फीस भरी नहीं। कोर्ट क्या करेगा?
प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। पर क्या ये पक्षकारों के राइट्स को फाइनली डिटरमाइन कर दिया गया? क्या ये 5 लाख मांगते हैं या नहीं, ये हो गया क्या फाइनली डिटरमाइन? नहीं हो पाया है। कपिल जी कोर्ट फीस लगा के वापस मुकदमा कर सकते हैं, तो ये डिक्री तो नहीं है, ये क्या है? ऑर्डर है। पर इसे हम क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं डिक्री। आ रही है बात समझ? वैसे ही एक और धारा है, अभी तो नहीं समझ पाएंगे आप, पर एक बार आप याद करने के लिए तो कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, सेक्शन 144 जब आएगा तब पढ़ेंगे। मोटा मोटी बात करें तो अगर नीचे वाले कोर्ट ने कह दिया कि हाँ कपिल जी इनसे 5 लाख मांगते हैं, तो 5 लाख इन्हें दिला दिए, वो चले गए अपील में, अपीलेट कोर्ट ने कह दिया कोई पैसा नहीं मांगते थे, जो मांगते थे वो पहले से दे चुके, तो इनसे ये पैसा उनको वापस दिलाया जाएगा, हाँ या नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन। तो इसकी एप्लीकेशन में कुछ भी डिसाइड होता है कि हाँ ये वापस दिलाया जाए या नहीं दिलाया जाए, तो ये भी क्या है? डिक्री मान रहे हैं, डिक्री है नहीं, क्योंकि फाइनली डिसाइड तो कोर्ट पहले ही कर चुका था। ये तो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन, बात करेंगे इस बारे। आप 2 चीजें याद रखो, डीम डिग्री मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144। चलें आगे। क्या डिक्री नहीं है जिसे हम कभी भी डिक्री नहीं मानेंगे? एक्सप्लेनेशन टाइप है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। कोई भी ऐसा न्याय निर्णय, एडजुडिकेशन, जिसकी अपील कैसे होती है? जैसे कि ऑर्डर की अपील होती है। मतलब सर समझे नहीं, ऑर्डर की अपील के लिए एक धारा दे रखी है, सेक्शन, वैसे तो पूरा 104 से 106 है, पर जो मेन धारा है वो 104, और एक ऑर्डर भी दे रखा है, ऑर्डर 43। इन दोनों में लिस्ट है, क्या है? वो ऑर्डर जिनकी अपील वे आदेश जिनकी अपील होगी, ये लिस्ट दे रखी है। तो उस लिस्ट में किन चीज़ों की लिस्ट है? वो आदेशों की लिस्ट है। किन की लिस्ट है? जिनकी अपील हो सकती है। तो मान लीजिए कोई आदेश डिक्री की एसेंशियल एलिमेंट पूरा भी करता हो, परंतु उन्हें कहाँ लिख रखा है हमने? वे आदेश जिनकी अपील होगी, यानी लॉ ने उन्हें क्या मान लिया है? आदेश मान लिया है। क्या मान लिया है? तो उन्हें डिक्री कैसे मान सकते हो आप? जिन्हें आदेश, फिर से समझिए, सेक्शन 104 और 43 के अंदर वो ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। डिक्री और ऑर्डर पढ़ रहे हो ना आप? वो ऑर्डर लिखे हुए हैं जिनकी अपील होती है। तो जिन जिन बातों को ऑर्डर्स की लिस्ट में लिख लिया है, तो ऑटोमेटिकली क्या नहीं हो सकते? अपील तो हो ही नहीं सकते। तो यही कह रहा है कि भाई साहब, जिन आदेशों की, जिन एडजुडिकेशन की, न्याय निर्णयों की अपील आदेश की अपील की भांति होती है, यानी सेक्शन 104 या 43 में उनके लिस्ट में नाम है, तो यानी वो ऑर्डर्स है, वो डिक्री है ही नहीं, तो उन्हें डिक्री आपको मानना। ये एक्सप्लेन कर रहा है केवल। अगर आपके मन में कभी भी दुविधा आए कि ये डिक्री है या ऑर्डर, क्योंकि इसके एसेंशियल एलिमेंट से तो ये डिक्री लग रही है, पर अपील के बारे में क्या लिखा है? ऑर्डर की अपील, तो उन्हें ऑर्डर ही मानना है, उन्हें डिक्री नहीं मानना। यानी इस लिस्ट के अंदर जो बातें लिख दी, वो भले ही डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट पूरे करते हैं, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? ऑर्डर ही कहलाएंगे। एक दूसरा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। आपकी किसी गलती के कारण अगर केस को खारिज कर रहे हैं, वो भी क्या कहलाएगा? ऑर्डर ही। जैसे आप तारीख पे आए ही नहीं, आपने मुकदमा किया और खुद ही तारीख पे नहीं आ रहे, मैंने ही केस किया आपके खिलाफ और मैं ही तारीख पे नहीं आ रहा, कोर्ट क्या करेगा? बैठा रहेगा, अरे साहब आज नहीं आए, कल आ जाएंगे। अगली तारीख दी, उसको भी नहीं आया, यानी केस करा के मैं भूल गया। कोर्ट आ रहा है, सामने वाली पार्टी आ रही है, मैंने केस करा दिया, मैं इनसे 10 लाख रुपए मांगता हूँ। कोर्ट बैठ गया, सामने वाली पार्टी आ गई, मैं नहीं आ रहा, कोर्ट ने अगली तारीख दी, फिर मैं नहीं आ रहा, तो कोर्ट बैठा रहेगा। कोर्ट क्या करेगा? केस को किस कारण से? तो ये क्या पार्टी के राइट को वैसे भी देख लो भाई, क्या डिटरमाइन कर रहा है क्या कॉन्क्लूसिवली? नहीं, है ना। ये भी क्या है? और नाम भी लिखा है, एनी
ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, ऐसा लिखा है ना, तो ये नॉट इंक्लूडेड में तो खुद में ही लिखा है दोनों में। ऐसे एडजुडिकेशन जिनकी अपील आदेशों की अपील की तरह होती है, तो खुद में ही लिखा है वो आदेश है। और दूसरा क्या बोला, ऐसे आदेश जो डिफॉल्ट के कारण खारिजी किए हैं, तो वो भी क्या है, आदेश ही तो है, खुद नहीं लिखा है, तो ये भी डिक्री में नहीं आते हैं। क्लियर, श्योर, ठीक है।